के प्रश्नों को देखते हैं और इस चैप्टर में कुछ प्रश्न है जिसका कवरेज हम थ्योरी में नहीं दिए थे, तो उसको हम प्रश्नों के माध्यम से आपको कंप्लीट करा देंगे। तो आइए, पहला प्रश्न है कि कोशिकाओं का ऐसा समूह जो रूप, कार्य और उत्पत्ति में, कहीं का एग्जॉस्टर चला दीजिए कहीं का एग्जॉस्टर। तो कोशिकाओं का ऐसा समूह जो रूप, कार्य और उत्पत्ति में समान होता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। हाँ, चलने दीजिए। आवाज 2 मिनट के लिए आपको आवाज डिस्टर्ब करेगा, उसके बाद आप अनुकूलित हो जाएंगे आवाज के प्रति। आइए, पहला प्रश्न पर, कोशिकाओं का ऐसा समूह जो रूप, कार्य और उत्पत्ति में समान होता है उसे क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। तो पहला आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, छोटा वाला कोई है उसको चलान दीजिए। चलिए, दूसरा नंबर पाइए। दूसरा नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है समान उत्पत्ति तथा समान कार्य को संपादित करने वाले कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। बिल्कुल सही है, सही है ये कथन। उत्तक एक कोश के बहुकोश के दोनों जी में पाया जाता है? बिल्कुल नहीं, उत्तक केवल किस में पाया जाता है? ये क्या आपका गलत है। पादप और जंतु दोनों में उत्तक पाए जाते हैं। बिल्कुल, पादप और जंतु दोनों ही बहुकोषीय होते हैं और जितने भी बहुकोषीय जीव है सब में क्या होता है? उत्तक होता है। तो ये भी सही है दोस्तों। तो 1 और 3 सही है, 1 और 3 सही है। तो दूसरा कैंसर हो गया डी। तीसरा पर आ जाते हैं। तीसरा प्रश्न, पौधे तथा जंतु दोनों की कोशिका लगभग एक समान ही होती है। पौधे तथा जंतु दोनों की कोशिका लगभग एक समान होती है, फिर भी दोनों के उत्तकों को एक दूसरे में बिल्कुल अलग होते हैं, क्यों? तो इस बात का भी जिक्र हम पहले क्लास में किए थे। पहला करा कि पौधों में कोई गति नहीं होता है, जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर विचरण करते हैं। क्या इस कारण उन दोनों के उत्तक अलग अलग होते हैं? बिल्कुल। पौधे में वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहती है, जबकि जंतुओं में वृद्धि एक रूप से होती है, ये भी सही है। पौधा का जो वृद्धि होता है वो विशेष भाग में बहुत ज्यादा होता है, कुछ भाग में जो है बहुत कम होता है, लेकिन जंतुओं में ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना? एक हाथ जितना बढ़ेगा उतना दूसरा हाथ भी बढ़ेगा। पौधा की तरह नहीं, एक शाखा बहुत लंबा हो गया, एक शाखा छोटा ही रह गया। तो पौधे की जो वृद्धि होती है कुछ खास क्षेत्रों में ज्यादा होती है, कुछ क्षेत्रों में कम होती है, नहीं भी होती है, लेकिन जंतु के शरीर में एक समान वृद्धि होती है। ये भी कारण है दोस्तों कि इनके उत्तक क्या होते हैं? अलग अलग। जंतु तथा पौधे के अंगतंत्र की बनावट पूर्णतः एक दूसरे से भिन्न होते हैं। बिल्कुल। और इन्हीं 3 कारणों से, और भी कई कारण है, इन तीनों कारणों से ही पौधे और जंतु के उत्तक क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। अंकित कुमार कह रहा है टिश्यू सिस्टम नहीं पढ़ाया है। टिश्यू सिस्टम सिलेबस में नहीं है दोस्तों, इसलिए नहीं पढ़ाया है, टेंशन नहीं लीजिए आप। हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? मेयर ने किया था। पौधे में टिश्यू सिस्टम होते हैं। टिश्यू सिस्टम हमारे सिलेबस में है नहीं, मूल तो वो 11th क्लास का चैप्टर हो जाता है और उतने विस्तार में हम गए नहीं और जरूरत भी नहीं है, इसीलिए टिश्यू सिस्टम का हम जिक्र किए नहीं थे। लेकिन कुछ प्रश्न है टिश्यू सिस्टम का, और टिश्यू सिस्टम का जो भी प्रश्न है वो एनडीए सीडीएस में पूछा हुआ प्रश्न है, दरोगा के एग्जाम का पूछा हुआ प्रश्न नहीं है, इसलिए टिश्यू सिस्टम को लेकर कोई टेंशन नहीं लेना है। हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? मेयर ने किया था। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। पहला प्रश्न जिस तरह का था उसी तरह का प्रश्न, पहला नंबर का प्रश्न यही था, बस अंतर है कि दोनों अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। ये आपको एसएससी में पूछा हुआ प्रश्न है, अब पहला प्रश्न सीडीएस का प्रश्न था। 6 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि किसी एक उत्तक में एक ही आकार एवं विशेषताओं की कोशिका पाए जाते हैं। बिल्कुल। उत्तक का परिभाषा ही दिए थे कि एक उत्तक में जितने भी कोशिकाएं पाए जाते हैं उसके आकार और आकृति समान होते हैं, उनकी उत्पत्ति समान होते हैं, उनके कार्य। तो पहला कथन तो बिल्कुल सही है कि किसी एक उत्तक में एक ही आकार एवं विशेषताओं की कोशिका पाए जाते हैं। दूसरा, कुछ उत्तकों में विभिन्न आकार एवं बनावट की कोशिकाएं होती है। बिल्कुल, ये भी सही है। जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़े ही थे कि जाइलम फ्लोएम में अलग अलग आकार के एवं अलग अलग कार्य करने वाले 4 प्रकार के कोशिकाएं हैं, जिसके कारण हम उसे कॉम्प्लेक्स टिश्यू की संज्ञा दिए थे। तो यहाँ पर आपका दोनों कथन क्या है? सही है। दोनों कथन क्या है दोस्तों? सही है। आगे आ जाए तो क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना?
पादपों में यानी प्लांट में विभाजोत्की उत्तकों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? विभाजोत्की उत्तक के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला है कि यह मृत उत्तक है, बिल्कुल नहीं। विभाजोत्की उत्तक की कोशिकाएं जीवित कोशिकाओं की बनी होती है, तो पहला तो बिल्कुल गलत है। ये नंबर बिल्कुल। अपनी मोटी हो चुकी भित्तियों के कारण यह पादप को नियमितता यानी लचीलापन प्रदान करते हैं, बिल्कुल नहीं। लचीलापन प्रदान करने वाला उत्तक कोलेनकाइमा था, कोलेनकाइमा था, मेरी एस्टिमेटिक नहीं था, तो ये भी गलत है। यह केवल किसी वृक्ष के छाल में होते हैं, बिल्कुल नहीं। ये पौधे की लंबाई बढ़ाते हैं, मोटाई बढ़ाते हैं। पौधे के लगभग सभी भागों में, वृद्धि करने वाले भागों में ये उत्तक मौजूद होते हैं। तो सी भी क्या है? अब डी को तो सही होना ही पड़ेगा। क्या डी नंबर में कारण इन उत्तकों की कोशिकाओं के विभाजन के कारण पादपों में वृद्धि होती है, बिल्कुल ये सही है। वैसे सही पूछ रहा है और ए बी सी गलत हो गया तो निश्चित तौर पर डी ही क्या होगा? आपका सही होगा। आगे बढ़े। 8 नंबर, निम्नलिखित होगा उसमें विभाजन की क्षमता होगा ही होगा, कुछ ना कुछ हो सकता है, किसी में अधिक हो किसी में कम हो। इस उत्तक के कोशिकाओं की राजधानियां बहुत बड़ी बड़ी होती है। मेरी एस्टिमेटिक में राजधानियां होती ही नहीं है। मेरी एस्टिमेटिक कोशिकाओं के बारे में पढ़े थे कि इन कोशिकाओं में जीव द्रव बहुत ज्यादा भरे होते हैं, इसलिए इन कोशिकाओं में राजधानियां यानी वैक्यूल्स नहीं पाए जाते। राजधानियां यानी वैक्यूल्स नहीं पाए जाते। क्लियर हो गया? इसके कोशिका के केंद्रक बड़े बड़े सही है। इसके कोशिकाओं में कोशिका रस की मात्रा काफी अधिक होती है, ये भी सही है। तो गलत है आपका कौन? बी, मेरी एस्टिमेटिक कोशिकाओं में राजधानियां यानी वैक्यूल्स नहीं होता है। मेरी एस्टिमेटिक कोशिकाओं में राजधानियां यानी वैक्यूल्स। शीर्षक यानी एपिकल मेरी एस्टिमेटिक लंबाई में वृद्धि के लिए। लेटरल वह उत्तक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। तो प्राथमिक वृद्धि का मतलब लंबाई बढ़ना। लंबाई वह उत्तक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी। देखिए प्रश्न पूछ रहा है किसके बारे में? उत्तक। ऑप्शन में उत्तक नहीं दिया है और ये परीक्षा पूछा हुआ प्रश्न, इसमें कोई गलतियां नहीं है। लेकिन हुआ क्या हो सकता है कि एग्जाम के जो प्रश्न होते हैं उसके जो हिंदी रूपांतरण होते हैं कभी कभी मिस्टेक हो जाते हैं। तो ये परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। अब प्रश्न का जो ऑप्शन है वो गलत है। आपसे पूछा कि वह उत्तक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, तो निश्चित तौर पर इसका आंसर क्या होगा? एपिकल होगा। ठीक है, यानी क्या होगा? शीर्षक होगा। क्या होगा? लेकिन ये ऑप्शन में है नहीं। अब ऑप्शन आपके पास जो है उसके अनुसार सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन है? तो ए दे दीजिए, ए दे दीजिए यहाँ पर। बाकी आपका प्रश्न गलत है, ये बात मानकर चलिए। नेक्स्ट, वह उत्तक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। शीर्षक विभाजोत्की एपिकल मेरी एस्टिमेटिक प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। दोस्तों, संवहन उत्तक में अवस्थित, संवहन उत्तक में अवस्थित कैम्बियम एवं वृक्ष के छाल। कैम्बियम कौन उत्तक होता है? पार्श्व विभाजोत्की होता है। लेटरल मेरी एस्टिमेटिक होता है। कैम्बियम कौन उत्तक होता है? नेक्स्ट, वह उत्तक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। तो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी लेटरल मेरी एस्टिमेटिक, और ये कैम्बियम जो है ये लेटरल मेरी एस्टिमेटिक से ही बने होते हैं। तो यहाँ इसका आंसर कैम्बियम होगा। किसी पौधे के तने के घेरे बढ़ाने का, घेरे बढ़ाने मतलब मोटाई बढ़ाना, घेरे बढ़ाना मतलब मोटाई बढ़ाने का कौन? पार्श्व विभाजोत्की करेगा। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पौधे के अस्थायी उत्तक के कोशिका में विभाजन की क्षमता नहीं होती है, बिल्कुल सही है, सही है। विभाजोत्की उत्तक की वृद्धि के फलस्वरूप पौधे में अस्थायी उत्तक बनता है, ये भी सही है। दोनों कथन क्या है? सही है। अस्थायी उत्तक की जो जीवित कोशिका भी है ना, उसमें विभाजन की क्षमता मौजूद नहीं है। मृत तो विभाजित हो ही नहीं सकता है, लेकिन अभी तुरंत बता कि जीवित कोशिका विभाजित होगा, लेकिन पौधे की जो जीवित कोशिका अस्थायी उत्तक में है उसमें भी विभाजन की क्षमता नहीं है। आगे बढ़े। एक बीज पत्री तने में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है। द्वितीयक वृद्धि का मतलब मोटाई बढ़ना। द्वितीयक वृद्धि का मतलब क्या है? तो एक बीज पत्री पौधा, एक बीज पत्री पौधा समझते हैं? नहीं समझते हैं तो आगे हम पढ़ेंगे एक बीज पत्री। लेकिन समान रूप से समझिए कि एक बीज पत्री, थोड़ा आप समझ लीजिए नहीं तो कंफ्यूजन बार बार होगा। एक बीज पत्री और द्विबीज पत्री, इन दोनों प्रकार के पौधे का एक वर्गीकरण है जो आगे के चैप्टर प्लांट किंगडम में हम जानेंगे। लेकिन थोड़ा सा आप समझ लीजिए, एक बीज पत्री में एक बीज पत्र होते हैं। कितने बीज पत्र? एक बीज पत्र। जैसे मक्का हो गया, गेहूं हो गया, ये सब क्या है? द्विबीज पत्री में दो बीज पत्र होते हैं। जैसे चना देखे हैं, एक चना के अंदर दो बीज पत्र आपको मिलेगा, वो है दो बीज पत्री।
लेकिन बीजों के आधार पर एक बीजपत्री दो बीजपत्री में अंतर करना आपको बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो सबसे मुख्य अंतर कि एक बीजपत्री में रेशेदार जड़ होते हैं। कैसे जड़ होते हैं? ये जड़ तने के आधार से गुच्छे बनाकर निकलते हैं लेकिन ज्यादा दूर तक बढ़ते हैं। और द्विबीजपत्री में आइएगा तो इसमें मूसला जड़ होते हैं। कैसा जड़ होते हैं? जो लंबे लंबे दूर तक फैलते जाते हैं, इसको कहते हैं मूसला जड़, टैप रूट कहते हैं। तो एक बीजपत्री द्विबीजपत्री की पहचान आप जड़ों के आधार पर भी कर सकते हैं। ऐसे पौधे जिनमें रेशेदार जड़ पाए जाते हैं वो क्या होते हैं? एक बीजपत्री होते हैं, और जिसमें मूसला जड़ होते हैं वो क्या होते हैं? द्विबीजपत्री होते हैं। अब कहिएगा कि हम जड़ काहे उखाड़ेंगे, तो आप तने के आधार पर भी तय कर सकते हैं कौन एक बीजपत्री है कौन द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री के जो तने होते हैं ना वो खोखले होते हैं। क्या होते हैं? जैसे बांस को देखें, बांस के तना खोखला होता है, बांस एक बीजपत्री है। और जो द्विबीजपत्री के जो तना होते हैं ना वो आपको जो एकदम क्या होगा? ठोस होगा। द्विबीजपत्री का तना क्या होगा? ठोस होगा। उसके बाद एक बीजपत्री दो बीजपत्री के पत्ते में भी अंतर होते हैं। एक बीजपत्री का पत्ता जो होता है ना वो कुछ इस तरह का पत्ता होता है, कुछ इस तरह का पत्ता होता है। द्विबीजपत्री के पत्तों को देखेगा तो कुछ इस तरह का पत्ता होता है, द्विबीजपत्री में कुछ इस तरह का पत्ता होता है। आप केला का पत्ता देखे? केला का पत्ता कुछ इस तरह एकदम सीधे सीधे धारियां वाला मिलेगा, केला एक बीजपत्री है। आप आम का पत्ता देखे हैं? आम के पत्ते कुछ इस तरह आपको मिलेगा, आम द्विबीजपत्री है। तो एक बीजपत्री द्विबीजपत्री पौधे में बहुत सारे अंतर हैं। उन सभी अंतरों को आगे के चैप्टर जब हम प्लांट किंगडम पढ़ेंगे ना तो और क्लियर करेंगे। लेकिन जो मूल बात जरूरी है, एक बीजपत्री द्विबीजपत्री में अंतर समझ गए ना, तो वैसे भी समझ जाइए एक बीजपत्री छोटे छोटे होते हैं, ठीक है ना, वो बड़े वृक्ष आकार नहीं ग्रहण कर सकता है। आपको लगता है रेशेदार जड़ पर वृक्ष बन जाएगा? नहीं बन जाएगा। जितने भी अनाज होते हैं, ठीक है, अनाज वाला पौधा वो क्या होता है? हाँ, गेहूं ले लीजिए, मक्का ले लीजिए, अनाज वाला पौधा एक बीजपत्री होता है। बांस एक बीजपत्री है, घास एक बीजपत्री है, ठीक है। तो एक बीजपत्री को आप जड़ के आधार पर कंपेयर कर सकते हैं। जड़ में दिक्कत हो रहा है तने के आधार पर कंपेयर कर सकते हैं, तनों में दिक्कत हो रहा है तो पत्ती के आधार पर कंपेयर कर सकते हैं। फिर भी दिक्कत हो रहा है तो मतलब आप जानना ही नहीं चाहते हैं। बबरिंग कर रहा है क्या? चलिए, तो एक बीजपत्री तने में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती। एक बीजपत्री तने में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती, मतलब उसमें पार्श्व विभाजन की नहीं होता, इसलिए नहीं होते हैं। यानी उसमें क्या नहीं होता है? कैम्बियम नहीं होता। सीधा सवाल, प्रश्न बहुत आसान है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसे प्राथमिक विभोजोत्की कहते हैं? क्योंकि यह पौधे के जीवन चक्र के प्रारंभ में बनते हैं। तो कौन होगा? शीर्षक विभोजोत्की। आप जानते हैं कि पौधा जब भी अंकुरित होता है तो पहले लंबाई बढ़ाता है कि मोटाई? लंबाई। लंबाई बढ़ाने वाला उत्तर शीर्षक विभोजोत्की। तो निश्चित तौर पर अगर पूछते कि पौधे के जीवन चक्र के प्रारंभ में कौन से उत्तक सबसे पहले बनते तो शीर्षक विभोजोत्की। समान सी बात है कि पौधे जब भी अंकुरित होते हैं तो पहले अपने लंबाई को बढ़ाते हैं, पर्याप्त लंबाई बढ़ने के बाद ही वो मोटाई को बढ़ाते हैं। इसका मतलब अगर शुरुआत में ही पौधे अपने लंबाई को बढ़ा रहे तो निश्चित तौर पर उसमें एपिकल मेरिस्टेमेटिक प्रेजेंट है, तब तो क्या आंसर। और यहाँ पर देखिए 80 नंबर है, शीर्षक विभोजोत्की का ही हिस्सा कौन है? अंतर्वेशी। जब अंतर्वेशी को हम बता रहे थे तो बताए थे कि शीर्षक विभोजोत्की पौधे के लंबाई को बड़ी तेजी के साथ बढ़ाता है, जिसके कारण शीर्षक विभोजोत्की का कुछ हिस्सा पीछे छूट जाता है और उसी के छूटे हुए हिस्से को हम क्या कहते हैं? तो यहाँ परफेक्ट उत्तर है आपका क्या? डी, ए और सी। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट, संवहन उत्तक का निर्माण किस विभाजोत्की के द्वारा? पार्श्व विभाजोत्की के द्वारा। जाइलम और फ्लोएम को क्या कहते हैं? संवहन उत्तक कहते हैं। संवहन उत्तक के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और, तो इसका निर्माण किसके द्वारा? पार्श्व विभाजोत्की के द्वारा। आगे बढ़े। मृदु उत्तक किस प्रकार का उत्तक है? पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा सिंपल है, हाँ, पेरेनकाइमा सिंपल है, कोलिनकाइमा सिंपल है, एस्केलकाइमा सिंपल है, जाइलम और फ्लोएम कॉम्प्लेक्स है। जाइलम और फ्लोएम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस उत्तक में जीवित कोशिकाएं पाई जाती है? जीवित कोशिकाएं मृदु में, पेरेनकाइमा में भी पाया जाता है, और स्थूल कोन को अंग्रेजी में कोलिनकाइमा। दृढ़ उत्तक मतलब एस्केलेन, तो पेरेनकाइमा में जीवित कोशिका है, कोलिनकाइमा में जीवित कोशिका है, लेकिन एस्केलेनकाइमा में जीवित कोशिका। तो आंसर क्या होगा? डी होगा। आंसर डी होगा, डी। मृदु उत्तक का मुख्य कार्य क्या है? भोज्य पदार्थों का संग्रह करना। और स्थूल कोण उत्तक का मुख्य कार्य है लचीलापन प्रदान करना। दृढ़ उत्तक का मुख्य कार्य है मजबूती प्रदान करना। क्या प्रदान करना? नेक्स्ट, एरेनकाइमा किस पौधे में? जलीय पौधे में। एरेनकाइमा किस पौधे में?
जलीय पौधे में पाए जाते हैं। और जलीय पौधे को क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। जलीय पौधे को क्या कहते हैं दोस्तों? हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। जलीय पौधे को क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट्स। जलोदविद निम्न में किसकी उपस्थिति के कारण तैरते हैं? तैरने वाला एक ही ऊतक है, कौन? वायुतक, दूसरा है ही नहीं। वह कौन सा ऊतक है जिसकी कोशिकाएं जीवित होती है, भित्ति सेलुलोज तथा पेक्टिन की बनी होती है और कोनों पर अलिग्निन स्थूलन मिलते हैं। स्थूलन जो है मतलब मोटा, कोनों पर मोटा कोलेनकाइमा। कौन है? कोलेनकाइमा। क्लियर है ना? तो प्रश्न को बड़ी लंबा चौड़ा कर दिया है, लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं इस प्रश्न को बनाने में। यही टिश्यू का पूरा कॉन्सेप्ट नहीं है और परीक्षा में आ गया, अब से बनेगा नहीं और उसके बाद हल्ला करिएगा। प्रश्न तो ऐसी जगह से पूछा था ना, बहुत होता है आपको कॉन्सेप्ट। जीएस में क्या है? आप पढ़े हैं तो आसान है, नहीं पढ़े हैं तो नहीं बनेगा आपसे। जीएस कहीं फंडा है, मैथ रीजनिंग नहीं है कि प्रैक्टिस की वाली बात होगी इसमें। जीएस में सीधा बात, आप पढ़े हैं बनेगा, नहीं पढ़े हैं नहीं बनेगा, कुछ भी कर लीजिए। मार्क्स आती है तो अपने मन से सी, अपने मन से बी मार दे तो 4 सही हो जाएगा। तो यही प्रश्न, अभी आप टिश्यू पूरा पढ़ लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर है, बहुत आसान लगा होगा। और वही जो टिश्यू नहीं पढ़ा है चैप्टर उसको जाकर दे दिए, कहेगा कि ये जो है ना ग्रेजुएशन की किताब का प्रश्न है 9th क्लास का प्रश्न, 9th का क्लास का प्रश्न, ये डायरेक्ट 9th क्लास के एनसीईआरटी का प्रश्न है। आपके जो आपको हम शुरुआत में बोले थे कि जो प्रश्नों का कलेक्शन है वो सिर्फ कलेक्शन नहीं है, प्रश्नों की डिक्शनरी है। इसमें परीक्षा में पूछे गए टोटल प्रश्न और सारे परीक्षा, साइंस का जो जबरदस्त क्वेश्चन पूछा जाता है, एनडीए सीडीएस का पूछा जाता है, सारे परीक्षा का पूछा गया प्रश्न, सारे एनसीईआरटी का प्रश्न शामिल कर दिए। जो बच गया वो पूछेगा नहीं। अब पूछ दिया तो क्या लगता है कि आपसे नहीं बनेगा, किसी से बन जाएगा? नहीं बनेगा। तो आपको इस हिसाब से हम तैयार कर रहे हैं कि आप अगर चूक जाइएगा ना तो समझिए बिहार चूक गया है। 25 नंबर आइए, लेकिन ये तब होगा जब आप याद कीजिएगा, ठीक है? नहीं तो सेल में 137 क्वेश्चन पढ़ा दिए, आप याद नहीं किए, 137 में से पूछा आपसे नहीं बना तो वो अलग बात हो जाएगी। याद कीजिए और बार बार करते हैं कि अभी उम्र है आपका सिर पर सिर पढ़ने का, इसको सिर पर सिर पढ़ने में खर्च कीजिए। 25 नंबर पर आइए, निम्नलिखित में कौन सा एक ऊतक केवल तरुण पौधे छोटे छोटे पौधे में पाया जाता है? कौन? स्थूल कोण यानी कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा के बारे में बताए थे कि कोलेनकाइमा पौधे के जड़ों में नहीं पाए जाते हैं और बड़े बड़े वृक्षों में। कोलेनकाइमा ऊतक किसी भी पौधों के जड़ों में नहीं पाए जाते हैं और बड़े बड़े वृक्षों में नहीं पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। शाकीय, शाकीय मतलब छोटा छोटा पौधा, जैसे मटर का पौधा शाकीय पौधा है। शाकीय द्विबीजपत्री पौधे जैसे सूरजमुखी, कद्दू को लचीलापन और लचीलापन की बात होगी, कोलेनकाइमा की बात होगी, यानी हिंदी में स्थूल कोण ऊतक। निम्नलिखित में कौन एक ऊतक जड़ में उपस्थित है नहीं रहते? बताइए दोस्तों। कोलेनकाइमा स्थूल कोण ऊतक, कोलेनकाइमा स्थूल कोण ऊतक। आगे बढ़े। अब देखिए, कुछ लड़का बोला था कि प्रश्न जो करवाते हैं ना तो चारों ऑप्शन का डिस्कशन करिए। अब यहाँ पर चारों ऑप्शन का डिस्कशन करने वाली कोई बात रह जाती है? तो थ्योरी को इस हिसाब से, थ्योरी आपको पूरा डिस्कस करते हैं कि नहीं करते? तो उसके बाद 80% से ज्यादा प्रश्न बन जाते होंगे आपको। इसीलिए एक तो टारगेट बैच है, प्रश्न भी कराना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग है हमारे लिए, एक समय बहुत लग रहा है। फिर भी हम सोचते कि बायोलॉजी और इन्वायरमेंट का जो नोट्स है ये पूरी अच्छी तरह से समाप्त हो जाए, ठीक है ना? तो डिस्कशन कराने की यहाँ जरूरत ही नहीं है। आप मृदु ऊतक के बारे में नहीं जानते कि ये भोज्य पदार्थों का संग्रह करता है। आप दृढ़ ऊतक के बारे में नहीं जानते हैं कि यह पौधे को मजबूती प्रदान करता है। वायु ऊतक के बारे में कई सारे प्रश्न आ गए। तो हर ऑप्शन जो है ना उससे रिलेटेड प्रश्न है, प्रश्नों का इतना संग्रह है कि उससे बाहर भी प्रश्न ही नहीं है। डिस्कशन की जरूरत तब पड़ती है जब आप कम प्रश्न को कर रहे हैं। जब पूरा डिक्शनरी याद कर रहे हैं तो क्या डिक्शनरी जरूरी है? 28 नंबर आइए। निम्नलिखित में किस ऊतक के कोशिकाओं की भित्ति लिग्निन किसमें? दृढ़ ऊतक एस्क्लेरेनकाइमा में। और लिग्निन जो है ऑर्गेनिक सब्सटेंस है दोस्तों। पौधे के कुछ भाग मोड़ने पर बिना टूटे आसानी से मोड़े जा सकते हैं। कुछ भाग जैसे पत्ते और तने में इस नम्यता या लचीलापन के कारण किसकी बहुतायत को माना जा सकता है? ध्यान दीजिए, इसका जो परफेक्ट उत्तर होगा वो कौन होगा? कोलेनकाइमा होगा। स्थूल कोण ऊतक होगा। कौन होगा? स्थूल कोण ऊतक। लेकिन ऑप्शन में स्थूल कोण है ही नहीं। जब लचीलापन की बात करें और ऑप्शन में कोलेनकाइमा ना दे तब ऐसे स्थान पर इसका आंसर क्या हो जाएगा?
दृढ़ोत्तक यानी कि एस्केलेन कायमा। ध्यान देना मत को। और ये एनडीए में पूछा हुआ प्रश्न है। तो जब लचीलापन की बात कर रहा है प्रश्न और कोलेनकाइमा ऑप्शन में नहीं दिया है, तब उसके बदले में आपका दूसरा सर्वश्रेष्ठ उत्तर क्या होगा? दृढ़ोत्तक होगा। क्लियर है बात, समझ गए? आगे बढ़े। रेसे उत्पन्न करने वाले पौधे जैसे पटुआ में किस उत्तक? दृढ़ोत्तक। जो भी पौधे के तनों से रेसे उत्पन्न होते हैं, पटुआ को पटसन भी कहते हैं। जूट भी जो निकाला जाता है पौधे से, वो भी एक प्रकार का कौन उत्तक है? दृढ़ उत्तक। नारियल के छिलके में जो रेशे होते हैं वो भी कौन उत्तक है? दृढ़ उत्तक। नेक्स्ट, फलों तथा बीजों का आ गया। फलों और बीजों की कठोर आवरण दृढ़ उत्तक। फलों और बीजों के कठोर आवरण किस उत्तक के द्वारा तैयार होता है? अगला, सुबेरीन नामक कार्बनिक पदार्थ किसमें पाया जाता है? कॉर्क कोशिका। और कॉर्क नहीं तो ऑप्शन में छाल भी दे सकते हैं आप। उत्तर में क्या दे सकते हैं? छाल। व्यापारिक कॉर्क किससे प्राप्त होते हैं? व्यापारिक कॉर्क आपको बताए थे कि कॉर्क जो है, जब पार्श्व विभाजोत्तकी की कोशिका लेटरल मेरिस्टेमेटिक उत्तक सॉरी मोटाई बढ़ाते बढ़ाते जब अंत में मृत हो जाते हैं, तो वही किसमें बदल जाते हैं? कॉर्क अथवा पेड़ों की छाल में। तो यहाँ पर व्यापारिक कॉर्क, व्यापारिक मतलब कॉमर यानी ऐसा कॉर्क जिसका व्यापारिक तौर पर इस्तेमाल होता हो, अंग्रेजी में कॉमर्शियली जिसको बेचा जा सके मार्केट में, ऐसे कॉर्क। पेड़ों की छाल जो होते हैं वो कोई काम लायक नहीं होते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन कुछ पौधे के कॉर्क इतने ज्यादा मतलब उपयोगी होते हैं कि उनसे खेलों की सामग्री बनाए जाते हैं। तो खेलों की सामग्री जिन कॉर्क से बनाए जाते हैं वो सारे पौधे के नहीं होते हैं। तो व्यापारिक कॉर्क प्राप्त होता है कॉर्क कैम्बियम से। कैम्बियम पार्श्व विभाजोत्तकी। कैम्बियम कौन उत्तक से बना हुआ है? पार्श्व विभाजोत्तकी उत्तक से बना हुआ है। वाणिज्यिक मूल्य वाला कॉर्क यानी कि जिसका व्यापार किया जाए, जिन पौधे के कॉर्क जो है व्यापारिक रूप से उपयोगी है, वे किससे प्राप्त होते हैं? क्वेकर्स सुबेर से। ये पौधा का नाम है, ठीक है। किसका नाम है? तो आप याद रखिएगा कि क्वेकर सुबेर पौधा का जो कॉर्क होता है उसका व्यापारिक रूप से काफी इस्तेमाल होता है या काफी व्यापारिक रूप से वो उपयोगी है। क्वेकर्स सुबेर, क्वेकर्स सुबेर। नेक्स्ट, पेरेन्काइमा की कोशिका गोलाकार या अंडाकार होता है। अंडाकार तो ऑप्शन में है नहीं, तो क्या देंगे? एस्केलेनकाइमा दृढ़ कोशिका। दृढ़ कोशिका में कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? पहला, ये मृदुतक कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। पहले गलत है। दृढ़ कोशिका तो मृत कोशिकाओं से निर्मित होता है जी। मृदुतक का तो कोशिका जीवित न होता है। तो पहले कथन क्या है? अब BCD पर ये तो सही है, पर पढ़िए तो। एक देखिए, मनीष आर पांडे है कि क्वेश्चन कहाँ का बता रहे हैं सर। देखिए इतना मनीष पांडे, क्वेश्चन दूसरा नंबर चैप्टर का चल रहा है, क्योंकि दूसरा चैप्टर खत्म हो गया। कहाँ सोए रहते हैं आप? इनके कोशिका बहुत लंबी सिरे नुकीली होती, तो वो भी करता है एस्केलेनकाइमा का। इसका तो बकायदा नारियल के छिलका के रेशा निकाल कर एग्जाम्पल दिए थे कि पतली पतली कोशिकाएं, लंबी लंबी कोशिकाएं सिरों पर नुकीली होती है। नारियल छीलने में तो बहुत आदमी को डर जाता है, इतना नुकीला होता है। आइए 37 नंबर, किस उत्तक की कोशिका में अंतरा कोशिकीय स्तर नहीं पाया जाता है? विभाजोत्तकी में भी और दृढ़ उत्तक में भी। मृदुतक में तो सबसे ज्यादा पाया जाता है। मृदुतक के कोशिकाओं के बीच इंटरसेलुलर स्पेस सबसे ज्यादा पाया जाता है। कोलेनकाइमा के कोशिकाओं के बीच भी इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है, लेकिन मृदुतक की तुलना में बहुत कम। पौधे से प्राप्त होने वाले कॉर्क में कौन सी विशेषताएं नहीं होती है दोस्तों? यह विद्युत रोधी उष्मारोधी होता है, सही है दोस्तों। ये जो बी नंबर है कि इसके कोशिकाओं में पर्याप्त मात्रा में जीवद्रव पाए जाते हैं, ये तो गलत है, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में जीवद्रव जीवित कोशिका में रहता है, जबकि कॉर्क के बारे में हमें पता है कि ये मृत कोशिकाओं के बने होते हैं। अमृत कोशिका में जीवद्रव नहीं होता, उसका जीवद्रव सूख गया रहता है। तो बी नंबर जो है सरासर गलत है दोस्तों। बाकी CD सही है ना। इसकी विद्धि से जल गया एवं गैस नहीं जा सकता, या हल्का एवं जल्दी इसमें आग नहीं लगती, बिल्कुल सही है। बिलामीन की आवश्यकता होती है। बिलामीन भी एक प्रकार का उत्तक है, और बिलामीन ऐसा उत्तक है जो वायुमंडलीय नमी को क्या करता है? अवशोषित करता है। कुछ पौधे जो है ना मैकेनिकल सपोर्ट के लिए बड़े बड़े वृक्षों पर चढ़ जाते हैं, ठीक है ना। लताए वाले पौधे, कुछ लताए वाले पौधे मैकेनिकल सपोर्ट प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े वृक्षों पर क्या होते हैं? चढ़ जाते हैं। वैसे ही पौधे पर एक उत्तक होते जो हवा में लटके होते हैं,
जिसका काम होता है, जिसका नहीं, अमरबेल तो पूर्ण रूप से परजीवी पौधा है, जिसका काम होता है वायुमंडल से नमी को क्या करना। तो दूसरे पौधे पर यांत्रिक मदद हेतु चढ़ने वाले पौधे में एक खास उत्तक होते हैं बिलामेन। ये उत्तक हवा में सॉरी बिलामेन उत्तक रूप से जड़ों में होते हैं। किसमें होते हैं? और यांत्रिक मदद हेतु चढ़ने वाले जो पौधे होते हैं उसमें ही होते हैं, जिसका काम होता है नमी को क्या करना, अवशोषित करना। और हवा में लटके हुए जो एक और उत्तक होते हैं उसको हम आगे पढ़ेंगे, वो बिलामेन नहीं होता, सॉरी बिलामेन की आवश्यकता नमी अवशोषण के लिए होता है। और यह उत्तक जो है मुख्यतः जड़ में पाए जाते हैं। किसमें? जड़ में। वायुमंडल में लटकने वाला ये उत्तक नहीं है। ठीक है, किस प्रकार के जड़ में बिलामेन नामक आर्द्रतागारी स्पंजी उत्तक पाया जाता है? तो ऐसे पौधे जो दूसरे वृक्षों पर यांत्रिक मदद हेतु चढ़ते हैं और दूसरे पौधे पर यांत्रिक मदद हेतु चढ़ने वाले पौधे को क्या कहते हैं? अधिपादप कहते हैं। तो किसमें पाए जाते हैं? अधिपादप में। आगे बढ़े। आर्किड में बिलामेन उत्तक, आर्किड पौधा है। बिलामेन उत्तक अभी तुरंत बताए, बिलामेन उत्तक कहाँ? बिलोमेन उत्तक या बिलामेन उत्तक जो भी करिए, क्योंकि अंग्रेजी में दिया हुआ यहाँ पर देखते हैं बिलामेन, ये सही है। बाकी हिंदी रूपांतरण कभी कभी क्या होता है, अलग अलग हो जाता है परीक्षा। तो कोई भी पौधा में बिलामेन उत्तक है वो जड़ों में होगा, जड़ को मूल भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि आर्किड का पौधा का होता है। आगे बढ़े। पौधे का सबसे बाहरी छिलका क्या कहते हैं? अब देखिए, पौधे का सबसे बाहरी परत, सबसे भीतरी परत आप जान लीजिए। देखिए, पौधे की संरचना कुछ इस तरह से होती है, इस तरह से होती है, बाहरी परत, उसके बाद का परत, उसके बाद का परत, उसके बाद का परत और सबसे भीतरी परत। इसी तरह संरचना होती है। अब कैसे कैसे होती है उसको देखा देते हैं। पौधे का सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस, एपिडर्मिस सबसे बाहरी परत। एपिडर्मिस के बाद के परत को क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स। क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स। एपिडर्मिस के बाद के परत को क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के बाद के परत को कहते हैं पेरीसाइक्लिक। पेरीसाइकिल क्या कहते हैं? पेरीसाइक्लिक के बाद के परत को पिथ तथा मेडुलरी, पिथ तथा मेडुलरी रे, ये परत का नाम है दोस्तों, विभिन्न परतों का नाम है। और सबसे भीतरी परत भास्कुलर बंडल, सबसे भीतरी परत भास्कुलर बंडल। अब भास्कुलर बंडल में वही जाइलम और फ्लोएम आते हैं। तो पौधे के परत कैसे कैसे सजे होते हैं ये आप समझे कि नहीं समझे? सजे कैसे होते समझे नहीं? ये बाहरी परत है और उसके बाद दूसरी परत, उसके बाद तीसरी परत और सबसे भीतरी परत। तो इस प्रकार ये व्यवस्थित होते हैं ये परत। और किस प्रकार इसकी व्यवस्था होती है? तो सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद के परत कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद के परत पेरीसाइक्लिक, पेरीसाइक्लिक के बाद के परत पिथ या मेडुलम, पिथ तथा मेडुलरी रेज, और उसके बाद के परत वास्कुलर, यानी कि वास्कुलर बंडल जो जाइलम और फ्लोएम से मिलकर बनाता है वो पौधे के सबसे आंतरिक हिस्सा है। और एपिडर्मिस पौधा का सबसे बाहरी हिस्सा है। क्लियर हुआ बात? समझ गए? एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद का परत कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद का परत पेरीसाइक्लिक, पेरीसाइक्लिक के बाद का परत पिथ का वास्कुलर। अब देखिए, ये जो परत आप देख रहे हैं, ये परत इस परत में खुले मिले होते हैं, यानी ये वाला परत जो है पौधे का पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होते हैं। पिथ और मेडुलरी रेज वाला जो परत है, इन दोनों परत में घुले मिले होते हैं, पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होते। लेकिन अन्य जो परत है ये पूरी तरह से क्या होता है? स्पष्ट होते हैं। क्लियर? अब ध्यान दीजिए अभी कि पौधे का जो ये कॉर्टेक्स है ये दूसरी परत है, यानी बाहरी परत के बाद बड़ी परत कौन है? कॉर्टेक्स परत पुनः 3 भागों में बटा होता है। कितने भागों में? कॉर्टेक्स परत पुनः कितने भागों में बटा होता है? पहला है हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस। दूसरा है जनरल कॉर्टेक्स और तीसरा है इंडोडर्मिस, इंडोडर्मिस। पौधा का जो एपिडर्मिस के बाद के परत है वो क्या है? कॉर्टेक्स। अब कॉर्टेक्स पुनः कितने परत में विभाजित होता है? 3 परत में, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स और इंडो।
सबसे ऊपर में हाइपोडर्मिस, बीच में जनरल कोर्टेक्स और सबसे अंतिम भाग में इंडो, यानी इन तीनों परत को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स कहते हैं। इन तीनों परत को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स कहते हैं। तो पौधे के भिन्न भिन्न परत क्लियर हुआ, हाँ, कोई दिक्कत नहीं ना। सबसे बारी परत एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद पेरिसाइक्लिक, बाद पिथिया मेडुलरी रेज और उसके बाद वास्कुलर बंडल। दूसरी परत कॉर्टेक्स जो है वो पुनः कितने भागों में बटा है? 3 भागों में। हाइपोडर्मिस, ये जनरल कॉर्टेक्स, एल छूट गया, जनरल कॉर्टेक्स और इंडोडर्मिस। क्लियर है बात? देखिए एक लड़का कह रहा है कि पाचन तंत्र नहीं पढ़ाए हैं। अरे पाचन तंत्र पर आएंगे ना, सबसे बारी ना, तो सबसे बारी क्या होगा? हाँ, अब परिरंभ पेरिसाइक्लिक को हिंदी में कहते हैं, ठीक है। पेरिसाइक्लिक को हिंदी में क्या कहा जाता है? परिरंभ कहा जाता है। आगे बढ़े कि न बढ़े? शुष्क स्थानों पर पाए जाने वाले पौधे, शुष्क स्थान मतलब रेगिस्तानी इलाका, शुष्क स्थान मतलब रेगिस्तानी इलाका। शुष्क स्थानों पर पाए जाने वाले पौधे के एपिडर्मिस में कौन सी परत होती है जो पौधे को जलाने से? क्यूटिकल। या आपसे पूछ देगा इसके जगह की मरूदभित पौधे के एपिडर्मिस में कौन सी परत होती है? क्यूटिकल। या पूछ देगा रेगिस्तानी पौधे के एपिडर्मिस में कौन सी परत चढ़ी रहती है? क्यूटिकल। त्वचाजन्य यानी डर्मेटोजेन, यानी नए नए त्वचा की परत का बनते जाना, उसे ही क्या कहते हैं? डर्मेटोजेन कहते हैं। त्वचाजन उत्तक शीर्षक विभोजोत्की से बनता है। यह निम्नलिखित में किससे विकसित होता है? तो एपिडर्मिस में। त्वचा सबसे बाहरी भाग में होगा दोस्तों, और बाहरी भाग कुछ भी बनेगा वो किससे बनेगा? एपिडर्मिस है, क्योंकि सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस है। निम्नलिखित में कौन सा उत्तक तंत्र पौधे के संपूर्ण मध्य भाग को बनाता है? अब देखिए ये भी प्रश्न का थ्योरी में हम कवरेज नहीं दिए थे। अब थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए, कि जिस तरह जंतु के शरीर में अंग तंत्र होते हैं ना, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र होते कि होते हैं, जिस तरह जंतुओं के शरीर में अंग तंत्र होते हैं, उसी तरह पौधों के शरीर में क्या होते हैं? टिश्यू सिस्टम होते हैं, उत्तक तंत्र होते हैं। यानी कि जो जो अंग जंतु के शरीर में, उन अंगों की पौधों की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जिस तरह एक जंतु या खुद मानव का शरीर कई अंग तंत्रों से मिलकर बना हुआ है, इसमें पाचन तंत्र है, इसमें उत्सर्जन तंत्र है, कई तंत्र मिलकर के एक बॉडी का निर्माण हुआ है जंतु का। लेकिन पौधों में अंग तंत्र नहीं पाए जाते। पौधों में उसके जगह क्या पाए जाते हैं? उत्तक तंत्र पाए जाते हैं। और पौधों में 3 प्रकार के उत्तक तंत्र पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, जो पौधा का सबसे बाहरी उत्तक तंत्र है, जो पौधा को सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। ये जो ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम है, ये पौधे के मध्य भाग को बनाता है और इसका काम है भोजन बनाना तथा संचित रखना, भोजन बनाना तथा संचित रखना। और वास्कुलर टिश्यू सिस्टम पौधे के सबसे आंतरिक भाग का बनाता है, जिसका काम है परिवहन करना, जल का परिवहन करना, खनिज लवणों का परिवहन करना, भोजन का परिवहन करना। तो पौधे के शरीर 3 उत्तक तंत्रों से मिलकर बना होता है। पौधे के सबसे बाहरी उत्तक तंत्र एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का काम होता है पौधों को बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करना, बाहरी परजीवियों से सुरक्षा प्रदान करना। पौधे के मध्य भाग का निर्माण ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम से होता है। और ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम जो पौधे के मध्य भाग को बनाते हैं, इसका काम होता है पौधों के लिए भोजन तैयार करना, और न सिर्फ तैयार करना बल्कि उसे संचित भी रखना। और पौधे के सबसे आंतरिक भाग वास्कुलर टिश्यू सिस्टम से बने होते हैं। वास्कुलर टिश्यू सिस्टम का काम होता है क्या? परिवहन करना। वास्कुलर टिश्यू सिस्टम के अंतर्गत मुख्य रूप से जाइलम और फ्लोएम आते हैं। तो आंसर क्या होगा? बी। फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? बी। क्लियर है? अब आपसे पूछेगा कि कौन सा उत्तक तंत्र पौधों को सुरक्षा प्रदान करता है? कौन सा उत्तक तंत्र पौधे के लिए भोजन तैयार करता है? पौधे के सबसे आंतरिक उत्तक तंत्र को क्या कहते हैं? परिवहन का कार्य किस उत्तक तंत्र के द्वारा संपन्न होता है? तो तमाम तरह के इस तरह जो प्रश्न आएंगे उसको बनाने में आपको कोई दिक्कत होगा नहीं होगा, लेकिन दरोगा में शायद इस तरह का प्रश्न आ जाए। ये प्रश्न जो है ये एनडीए में पूछा हुआ प्रश्न है। तो एनडीए सीडीएस का जो एग्जाम होता है उसमें साइंस कुछ लेवल का पूछता है, 11th 12th में घुस के जाकर पूछता है। लेकिन फिर भी दरोगा में आ जाएगा तो बना दीजिएगा। तो आप जॉइन ही गए हैं, टॉपर हो जाइएगा। आइए, रंध्र तथा मूल रोम पाए जाते हैं एपिडर्मिस में। रंध्र तथा मूल रोम पाए जाते हैं
एपिडर्मिस में। रंध्र तथा मूल रोम पाए जाते हैं एपिडर्मिस में। क्लियर। पौधे के बाहर त्वचा के ठीक नीचे की परत को क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स से नीचे की परत को पेरिसाइक्लिक या परिरंभ। पौधे के अंतस्थ त्वचा इंडोडर्मिस। देखिए बात को हंस की जा रही है। एक क्वेश्चन हम बताए इंडोडर्मिस वाला। हाँ देख रहे हैं ना, इंडोडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद कोर्टेक्स को हटाइएगा तो एपिडर्मिस के बाद हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस के बाद जनरल कोर्टेक्स, जनरल कोर्टेक्स के बाद। तो बात यहां से पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्या नंबर क्वेश्चन था? तो पौधे के इंडोडर्मिस और संवहन मंडल के बीच जो होते हैं क्या होते हैं? परत कौन होते हैं? पेरिसाइक्लिक होते हैं। कौन होते हैं? इंडोडर्मिस और संवहन मंडल के बीच पिथ भी होता है, लेकिन पिथ के बारे में बताए थे कि यह परत स्पष्ट बिल्कुल नहीं होता है। तो इंडोडर्मिस और संवहन मंडल के बीच का परत क्या कहलाता है? पेरिसाइक्लिक। याद हुआ था कि नहीं दोस्तों? सबसे ऊपर में एपिडर्मिस, सबसे ऊपर में एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स का कितने भागों में? 3 भागों में। पहला हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस के बाद जनरल कॉर्टेक्स, जनरल कॉर्टेक्स के बाद इंडोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स के बाद दोस्तों इंडोडर्मिस। तो ये तीनों मिलकर कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल के बाद पिथ या मेडुलरी, लेकिन वो पूरा क्लियर नहीं तो वास्कुलर बंडल। तो पूछ रहा है सवाल में कि इंडोडर्मिस और संवहन मंडल के बीच मुख्य परत कौन है? पेरिसाइकिल। क्लियर है? कभी पूछ देगा हाइपोडर्मिस और इंडोडर्मिस के बीच के परत को क्या कहते हैं? जनरल कॉर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? आगे बढ़े। कैम्बियम के संबंध में निम्न कौन सा एक सही नहीं है? कैम्बियम के संबंध में निम्न कौन सा एक सही? यह जाइलम तथा फ्लोएम के बीच में रहता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। यह एक बीजपत्री द्विबीजपत्री दोनों पौधों में पाया जाता है, ये गलत है। कैम्बियम जो पार्श्व विभाजित की उत्तक के द्वारा तैयार होता है, यह एक बीजपत्री पौधा में। इसके संबंध में एक क्वेश्चन और पढ़े थे कि एक बीजपत्री पौधे में मोटाई क्यों नहीं बढ़ती है? तो उसका उत्तर हम दिए थे कैम्बियम के अभाव में। यहाँ पर प्रश्न पूछा है कैम्बियम के बारे में कौन सही है? तो 3 नंबर पढ़िए। कहे कि एक बीजपत्री द्विबीजपत्री दोनों पौधा में कैम्बियम पाया जाता है? नहीं, एक बीजपत्री में कैम्बियम। तो यही कथन आपका क्या है? गलत है। बी नंबर आपका क्या है? गलत है। हाँ क्या 46 में क्या नहीं समझे? मूल लोम नहीं समझे? मूल लोम जड़ में पाए जाते हैं। ये देखिए जड़ है ना, पौधे की जड़ देखिए ना, उस जड़ को देखिए एकदम बालों की समान एकदम छोटी छोटी रचनाएं होती है, बालों की समान। जड़ में बालों के समान जो पतली पतली संरचनाएं पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? मूल रोम कहते हैं। और ये मूल रोम एपिडर्मिस पर होता है। तो मूल रोम किसे कहते हैं? आप समझ गए? यही प्रश्न था कि मूल रोम किसे कहते हैं। तो जड़ों में पाए जाने वाली पतली पतली बालों की समान आप देखे होंगे जड़ में, ठीक है? तो उसी संरचना को मूल रोम कहते हैं। क्लियर है? आगे हम जल के बारे में पढ़ेंगे 8 नंबर चैप्टर में, जहां मूल रोम मिट्टी से जल को खींचेगा, तब और क्लियर स्पष्ट रूप से समझिएगा। निम्नलिखित में कौन सा परत भरण या मूल उत्तक तंत्र के अंतर्गत शामिल है? तो इसके अंतर्गत कॉर्टेक्स, परिरंभ, मज्जा तथा या पिथ होगा। पिथ किरणें शामिल है। 3 प्रकार के उत्तक तंत्र था ना जी, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम और वास्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम तो सबसे बाहर में होता है, उसका कोई दूसरा परत नहीं है। मध्य परत का निर्माण फंडामेंटल करता और मध्य परत में जॉन कॉर्टेक्स था, परिरंभ था, मज्जा था और पिथ किरणें था। ठीक है ना? परिरंभ को अंग्रेजी में पेरिसाइक्लिक कहते हैं। क्या कहते हैं? आगे बढ़ते हैं। पौधे के भरण उत्तक तंत्र के मुख्य कार्य आपको बताए थे, भोज्य पदार्थ का और उसका संग्रह करना। पौधे को अत्यधिक गर्मी, सर्दी तथा परजीवी कवकों से बचाना किस उत्तक तंत्र का काम है? बताइए। एपिडर्मल का। किसका? एपिडर्मल का। देखिए कह रहे कि एक वीडियो नहीं चल रहा है, मुरारी कुमार बोल रहा है। वीडियो चल रहा है। नहीं, आप यहाँ से पढ़ करके हंसिए मत, उसका नहीं चल रहा है, उसको जवाब दीजिएगा ना, ठीक है? स्टूडेंट बहुत प्रेशर के साथ पढ़ता है, आपको लगता है कि सब कुछ ओके ओके है।
स्टूडेंट जो ऑनलाइन देख रहा है उसका 1 मिनट भी क्लास बंद होता होगा, मन करता होगा उसको मोबाइल पर पहले चढ़ के निकाल ले इस क्लास। तो इस तरह की भावनाएं होती है, तो उसको जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। निम्नलिखित में कौन अजैव पदार्थ इरगेस्टिक सबस्टेंस का संचयन करता है? तो इरगेस्टिक सबस्टेंस का संचयन क्या करता है? इडियोप्लास्ट करता है। कौन करता है? इडियोप्लास्ट। अब ये सवाल आपको समझ में नहीं आएगा कि इरगेस्टिक सबस्टेंस किसे कहते हैं, इडियोप्लास्ट क्या है। तो क्लोरोप्लास्ट सब पढ़े थे ना, उसी का परिवर्तित रूप है इडियोप्लास्ट। और अजैव का मतलब होता है निर्जीव, अजैव का मतलब होता है निर्जीव। तो आप इरगेस्टिक सबस्टेंस को संचयन करने वाला जो पार्ट है, ऑर्गेनल है, उसका नाम क्या है? इडियोप्लास्ट। आप याद रखिएगा, ठीक है ना। अब इसको बताने के लिए बहुत चीज बताना पड़ेगा, तो कुछ क्वेश्चन को डायरेक्ट अब रट्टा मार लीजिए क्या। हाँ नहीं सही बता रहे हैं, कुछ क्वेश्चन है रट्टा मार क्वेश्चन आएगा दोस्तों। अब उसको पूरा समझने के लिए पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट चाहिए, ठीक है। तो कुछ एक क्वेश्चन होगा। अभी तक में क्यों मिला है अजैव पदार्थ का संचयन कहाँ होता है? आइए दोस्तों, ये क्वेश्चन भी थोड़ा, वह संवहन मंडल जिनमें जाइलम के दोनों ओर फ्लोएम पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? जाइलम के दोनों ओर फ्लोएम पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? ज्यादा नहीं बोलेंगे कि ये डरा रहे हैं सर। क्लियर? आगे बढ़ा। आइए देखिए, अभी तुरंत बताए हैं रेडियल वस्कुलर बंडल एक बीजपत्री पौधे के जड़ों में पाए जाते हैं। क्लियर? पौधे के स्टील परत में, स्टील परत जो है परिरंभ, संवहनपूल तथा मज्जा को मिलाकर इस परत को क्या कहते हैं? पौधे में स्टील परत होती है और स्टील परत के अंतर्गत परिरंभ, परिरंभ जिसको अंग्रेजी में पेरी साइक्लिक कहते हैं, संवहनपूल, ये बंडल नहीं है संवहनपूल है, तथा मज्जा, इन तीनों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? स्टील कहते हैं। क्या कहते हैं? एक वृक्ष की आयु का पता वार्षिक बले को गिनकर, वार्षिक बले को, वार्षिक बले या वृद्धि बले में शामिल है बसंत काठ एवं शरद काठ। अब मोटे वृक्ष के तने को, कटे हुए तने को देखे हैं, बीच वाला भाग जो एकदम आपको थोड़ा गहरा रंग का दिखेगा और ऊपर के साइड वाला भाग हल्का रंग का दिखेगा। आप एक वृक्ष के कटे हुए तना को कभी निहारे हैं? और अगर वृक्ष के कटे हुए तने को निहारे होंगे तो उस तने के बीच का जो भाग होगा वो काफी गाढ़ा रंग का होगा। उस गाढ़े रंग के भाग को क्या कहते हैं? बसंत काठ कहते हैं। क्या कहते हैं? बसंत काठ कहते हैं। सॉरी, उस गाढ़े रंग को ऑटम वुड कहते हैं, यानी शरद काठ कहते हैं। क्या कहते हैं? और चारों तरफ जो हल्के, जो उजले रंग का होगा, जिसमें घून लग जाता है जल्दी, चारों तरफ जो उजले रंग के होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? बसंत काठ। तो लकड़ी जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं, बसंत काठ और शरद काठ। बसंत काठ और शरद काठ। शरद काठ जो बीच के गहरे रंग वाला, और बसंत काठ यानी चारों तरफ के हल्के रंग वाला, और दोनों को मिलाकर ही बनते हैं क्या? वार्षिक बले। निम्नलिखित में किसकी सक्रियता के कारण वृद्धि बले बनती है? तो अंतरंभीय एधा, एधा को इंग्लिश में कैम्बियम कहते हैं। क्या कहते हैं? कैम्बियम के बारे में कई बार हम पढ़े हैं, उसी को हिंदी में क्या कहते हैं? और अंतरंभीय मतलब पेरीसाइक्लिक। परिरंभ पढ़े थे ना, परिरंभ वाले परत को। तो परिरंभ वाले परत के बीच जो कैम्बियम है उसी के सक्रियता के कारण क्या बनता है? वृद्धि बनता है। क्या बनता है? वृद्धि बल है। या वृद्धि बले को ही वार्षिक बले कहते हैं। वृद्धि बले, वार्षिक बले एक दूसरे के पर्यायवाची है, यानी कि अलग अलग चीज है। क्लियर हो गया? एक वृक्ष के पुराने तने के अनुप्रस्थ काट में 50 वार्षिक बल है। क्या है? 50 वार्षिक बल है। कितना? 50 वर्ष। 50 वार्षिक बल है। तो समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक बले नहीं होते हैं, क्योंकि जलवायु विविधता नहीं होते हैं। ठीक है, वार्षिक बले बनने के लिए बसंत ऋतु आना जरूरी है, शरद ऋतु आना जरूरी है, तभी बनेगा। ठीक है, एक समान मौसम है तब वार्षिक बले। पुराने पेड़ को जब काटा जाता है तो बीच के केंद्रीय भाग जो मजबूत, घना तथा गहरे कत्थई रंग का होता है उसे हार्टवुड कहते हैं, डुरामेन भी कहते हैं, सरील भी कहते हैं, और बहुत समय साल कहा जाता है। साल, हाँ, इनमें से सभी गाँव में, हमारे गाँव में इसको साल कहा जाता है। साल वाली लकड़ी, इसमें घून नहीं लगता है। क्या? अरे बाबू दी के सही है, बैठो। 62 नंबर पाइए। हृदय काष्ठ के सभी कोशिकाएं मृत होती है। हृदय काष्ठ, अभी तुरंत हृदय काष्ठ के बारे में पढ़े ना। साल वाली जो लकड़ी होती है हृदय काष्ठ,
तो हृदय काष्ठ में जितने भी कोशिकाएं होते हैं सारे के सारे कोशिकाएं क्या होते हैं? मृत होते हैं। ये बिल्कुल सही है। ये क्या है? बिल्कुल सही है। रस काष्ठ के कुछ कोशिका, रस काष्ठ यानी कि चारों तरफ, जिसको बसंत काष्ठ बोले थे ना, बसंत काष्ठ को ही क्या बोलते हैं? अगस्त काष्ठ। रस काष्ठ जो है उसके कोशिकाएं जीवित भी रहते हैं, कुछ कुछ मृत भी रहती है। दोनों का तरीका है सही। काष्ठ को अंग्रेजी में वुड कहेंगे, वुड कहेंगे। क्या? हाँ 60 का डी होगा, 60 का डी होगा। जलवायु विविधता होती नहीं होती है। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक बले नहीं होते क्योंकि स्पष्ट जलवायु विविधताएं नहीं होती है। आइए अगला। तो ये समझ गए ना कि साल वाली जो लकड़ी होता है, हृदय काष्ठ जो होता है, उसका एक भी कोशिका जीवित नहीं होता, सारे कोशिका मृत होता है। इसीलिए हृदय काष्ठ वाली लकड़ी या साल वाली लकड़ी बहुत ज्यादा क्या होता है? मजबूत होता है। सेल वाले चैप्टर में बताया कि मृत कोशिकाओं से निर्मित भाग क्या होते हैं? मजबूत होते हैं। आगे बढ़े। यदि सन 2000 में एक वृक्ष में एक साइन बोर्ड की कील भूमि से 7 फीट की ऊंचाई पर लगाई गई, सन 2021 में यह कील कितनी ऊंची होगी? तो दोस्तों ये 7 फीट ही ऊंची रहेगी कि पौधा, मान लीजिए कि ये आपका पौधा है और यहाँ पर आपने कील ठोक दिए, तो पौधा में वृद्धि नए नए कोशिकाओं के बनने के कारण होता है। कुछ नया कोशिका बना, इतना वृद्धि हो गया, फिर कुछ नया कोशिका बना, उतना वृद्धि हो गया। अर्थात आप कील जिस भाग में छोटे हैं वहां की कोशिकाएं वहीं पर है। नए कोशिकाएं बनने के बाद वृद्धि हुई है। नए कोशिका एपिकल ऊपर में रहता है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक नए नए कोशिकाएं बनाते जाते हैं, वृद्धि होते जाते हैं। क्लियर हो गया? तो ये आप 7 फीट पर ठोके थे तो वो 7 फीट पर रहेगा। क्लियर है दोस्तों? क्योंकि पौधे के ग्रोथ का प्रोसेस आप समझ गए ना। नेक्स्ट, जटिल उत्तक बना होता है भिन्न भिन्न कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं से, भिन्न भिन्न कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं से। चालनी नलिका सह कोशिका किसमें पाया जाता है? फ्लोएम में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? जाइलम एवं फ्लोएम का निर्माण 4 तत्वों से होता है। किससे? 4 तत्वों से होता है। संवहन उत्तक का निर्माण किससे होता है? 5 विभाजोत्कीट होता है। पहले भी ये क्वेश्चन आया हुआ था ना। इनमें कौन जाइलम तत्व नहीं है? ट्रेकीड है, बेसल्स है, सीबी ट्यूब। सीबी ट्यूब किसमें पाया जाता है? फ्लोएम में। और देखिए जाइलम फाइबर को ही क्या कहा जाता है? वुड फाइबर भी कहा जाता है। जाइलम फाइबर को ही क्या कहा जाता है? वुड फाइबर कहिए या फिर जाइलम फाइबर कहिए, बात बराबर है, बात बराबर है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, फ्लोएम के एक परिपक्व चालनी नलिका और वाहिका से भिन्न, वाहिका मतलब जाइलम में जो होता है क्या वेसल्स, उसको ही क्या कहते हैं? वाहिका। तो फ्लोएम का एक परिपक्व चालनी नलिका वाहिका से भिन्न होती है क्रियात्मक केंद्रक के कारण। क्रियात्मक केंद्रक मतलब कार्य करने वाला केंद्रक, फंक्शनल न्यूक्लियस। चालनी नलिका में केंद्रक नहीं होता है, वयस्क चालनी नलिका में केंद्रक नहीं होता है, जबकि वेसल्स में केंद्रक होता है, वेसल्स में केंद्रक होता है। यही अंतर है। फ्लोएम के जो चालनी नलिका होते हैं, उस चालनी नलिका के क्वेश्चन में, उस चालनी नलिका के कोशिका में, वयस्क कोशिका में केंद्रक गायब हो जाते हैं। शुरुआती अवस्था में रहते हैं लेकिन बाद में केंद्रक क्या हो जाते हैं? गायब हो जाते हैं। तो इन दोनों के बीच अंतर है क्रियात्मक केंद्रक के अभाव में। क्रियात्मक केंद्रक का अभाव किसमें है? चाल। लेकिन याद रखिएगा वयस्क चालनी नलिका में, शुरुआती अवस्था में होती है केंद्रक। नेक्स्ट, जाइलम का कौन सा तत्व मुख्य रूप से जल तथा खनिज लवण का परिवहन करते हैं? वाहिनिकाएं और वाहिकाएं। वाहिनिकाएं और जाइलम का कौन सा तत्व जीवित कोशिकाओं का बना होता है? जाइलम का कौन सा तत्व जीवित कोशिका? मृदुतक। जीवित कोशिका कौन बना होता है? मृदुतक। फ्लोएम का कौन सा तत्व मृत कोशिकाओं का बना होता है? फ्लोएम का तंतु। फ्लोएम का तंतु मृत कोशिका ना। फ्लोएम का कौन कोशिका मृत होता है? तंतु। वही फ्लोएम फाइबर को ही प्लास्ट फाइबर भी कहते हैं, फाइबर को हिंदी में तंतु कहते हैं। फ्लोएम का कौन सा तत्व मुख्यतः भोज पदार्थों का संवहन करता है? चालनी नलिका है। चालनी नलिका है। स्व कोशिका चालनी नलिका की मदद करता है। चालनी नलिकाओं में भोज पदार्थ के संवहन में मदद करता है। मदद करने वाली कोशिका कौन है? स्व कोशिका। फ्लोएम का कौन सा तत्व फ्लोएम उत्तक को यांत्रिक सहायता प्रदान करने का कार्य कुछ क्या होता है? तंतु के द्वारा। जाइलम को भी यांत्रिक सहायता जाइलम तंतु से मिलती है और फ्लोएम को भी यांत्रिक सहायता यानी मैकेनिकल सपोर्ट फ्लोएम तंतु से मिलती है। क्लियर दोस्तों? फ्लोएम उत्तक में चालनी पट्टी पाई जाती है। फ्लोएम उत्तक में चालनी पट्टी दो चालनी नलिकाओं के बीच पाई जाती है। दो चालनी नलिकाओं के कोशिकाओं के बीच ही चालनी पट्टी पाई जाती है। पौधे में फ्लोएम मुख्यतः किसके लिए उत्तरदायी है? आहार वहन के लिए या भोजन के परिवहन के लिए। पौधे में जाइलम मुख्यतः किसके लिए जिम्मेदार है?
जल के परिवहन के लिए और खनिज लवण के परिवहन के लिए। शाखाओं से पत्तियों किन कारणों से झड़ जाती है? शाखाओं से पत्तियां झड़ने का कारण है कौर के बाहर बिलगन परत का बन जाना, और ये पौधे में हार्मोन के प्रभाव से बनते हैं। जैसे ही एपिडर्मिस पर या कॉर्क के बाहर या छाल के ऊपर बिलगन परत बनता है, उसके बाद पत्तियां टूटकर पौधे से क्या हो जाती है? अलग हो जाती है। निम्नलिखित में किस एक भारतीय वैज्ञानिकों ने पादप के जल के लंबी दूरी अभिगमन मतलब गति का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो ये था जगदीश चंद्र बोस, या बसु भी कहते हैं इसको, जगदीश चंद्र बोस या जगदीश चंद्र बसु। नाम सुने होंगे इसका, बिहार बोर्ड के हिंदी के काम में इसका एक स्टोरी भी है। नहीं, जगदीश चंद्र बसु। निम्नलिखित में किस उत्तक शरीर का सुरक्षा कवच का कार्य करता है? चलिए, पौधे के उत्तक लगता है खत्म हो गया, अब मानव उत्तक से रिलेटेड प्रश्न है। तो सुरक्षात्मक परत कौन बनाता है? एपिथेलियम। कौन सा उत्तक घाव भरने में सहायक होता है? तो घाव भी त्वचा पर होता है, ज्यादातर घाव त्वचा पर, तो इसके लिए उपकला उत्तक। घाव भरने में मदद करता है उपकला उत्तक। निम्नलिखित में कौन सा उत्तक लार ग्रंथि बनाने वाला उत्तक कौन है? कुबाइडल। ग्रंथि बनाने वाला यौगिक कौन है? सॉरी, यौगिक का बनाने वाला, यौगिक नहीं, ग्रंथि बनाने वाला जो उत्तक है वो आपका कुबाइडल एपिथेलियम है। नेक्स्ट, अंगों को विसरण सेक्रेशन का भी कौन किसके द्वारा होता है? एपिथेलियम। बताए थे एपिथेलियम सुरक्षा देने का लाभ है, विसरण, श्रवण और अवशोषण में मदद करता है। त्वचा के बाहरी सतह निर्मित होता है किससे? बाहरी आस्तरित सेल के एपिथेलियम से। इसका आंसर ए नहीं होगा, इसका आंसर बी होगा। निम्नलिखित में किस एपिथेलियम उत्तक कोशिकाओं में रसांकुर और सीलिया पाए जाते हैं? देखिए, आपको हम बताए थे कि माइक्रोविलाई स्तंभाकार में, सीलिया पक्षमल में, पक्षमल को अंग्रेजी में सिलिएटेड कहते हैं, स्तंभाकार को कोलुमनर कहते हैं। ये बताए थे जब पढ़ाए थे कि माइक्रोविलाई स्तंभाकार में और सीलिया जो है पक्षमल में पाए जाते हैं। बहुत जा रहे हैं जी, क्या हुआ? बैठिए भाई, आप लोग पीछे मत देखिए, ठीक है? बैठिए। ये बात बताए थे कि माइक्रोविलाई स्तंभाकार में पाया जाता है और सीलिया पक्षमल में पाया जाता है। लेकिन जब इस तरह का क्वेश्चन दे देना कि दोनों पूछ दे, तब इसका आंसर पक्षमल नहीं देना, क्या देना है? स्तंभाकार देना। दोस्तों, ये बात इसलिए बता रहे कि ये बोर्ड का पूछा हुआ प्रश्न है और बोर्ड के द्वारा जो निर्धारित आंसर दिए गए हैं वो बी ही दिए गए हैं, इसलिए हम इसका बी ही मंगवा रहे हैं। लेकिन आपको हम बताए थे कि माइक्रोविलाई स्तंभाकार में और सीलिया पक्षाम्बी या पक्षमल में पाए जाते हैं। तो आप ये बात याद रखिएगा। लेकिन ये प्रश्न अगर आए तो इसका आंसर क्या देना है? बी देना है। क्या देना है? मतलब स्तंभाकार देना है। 87 नंबर, 87। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एपिथेलियम उत्तक में कोशिकाओं में की संख्या कम होती है तथा अंतराकोशिकीय पदार्थ अधिक होता है। ये तो सरासर गलत है। एपिथेलियम में अंतराकोशिकीय स्थान होता ही नहीं है। अंतराकोशिकीय स्थान है, इसको बदलो जी, इसको अंदर का है दसा दिया, इसको बदल देना। एपिथेलियम उत्तक में कोशिकाओं की संख्या कम होती है तथा अंतराकोशिकीय पदार्थ अधिक होता है। गलत है। एपिथेलियम में जो है अंतराकोशिकीय स्थान बिल्कुल भी, संयोजी उत्तक में अंतराकोशिकीय पदार्थ नहीं पाए जाते। गलत है। संयोजी उत्तक में सबसे ज्यादा क्या होता है? अंतराकोशिकीय। तो दोनों कथन क्या है? गलत है। यानी संयोजी उत्तक की विशेषताओं को एपिथेलियम के साथ सेट किया गया है और एपिथेलियम की व्यवस्था को संयोजी में। दोनों कथन क्या है? सल्की एपिथेलियम उत्तक का प्रमुख कार्य किसमें मदद करना है? उत्सर्जन में मदद। नहीं, सॉरी। हाँ, इससे त्वचा का निर्माण होता है और हमारे शरीर का जो अंग सबसे ज्यादा सुरक्षात्मक भूमिका निभाता है वो कौन है? त्वचा है। और सल्की एपिथेलियम त्वचा को निर्माण कर हमारे अन्य अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। अगर शरीर का सबसे बड़ा सुरक्षात्मक अंग पूछा जाए तो त्वचा ही ना होगा। पक्षाम्बी एपिथेलियम उत्तक पाए जाते हैं ट्रेकिया तथा गर्भाशय में, क्योंकि ट्रेकिया में हवाओं को एक ओर से दूसरी ओर जाना होता है और गर्भाशय में ओवा को एक ओर से दूसरी ओर जाना होता है। तो वहां पर पक्षाम्बी यानी कि सिलिएटेड एपिथेलियम रहते हैं और अपने सीलिया के गति के द्वारा हवा को और ओवा को एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से भेजने में सक्षम होते हैं। निम्नलिखित में कौन उत्तक त्वचा एवं मांसपेशी अथवा दो मांसपेशियों के जोड़ने का कार्य करता है? तो कौन है? एरियोलर। मोटापा निम्न में किसकी अधिकता कारण? बसा उत्तक बताए थे। बसे उत्तक ना, शरीर को गर्म रखने में बसा में उत्तक, गर्म रखने वाला बसा में उत्तक।
ऊपर ऊंट के कुपर में किस ऊतक का बना होता है? बसा में ऊतक का। किस, हाँ, ऊंट के कुपर में बसा ऊतक होते हैं। जब उसे पानी की जरूरत होती है ना, तो उसमें क्षमता है कि वो बसा का ऑक्सीडेशन कर देता है, और बसा का ऑक्सीडेशन करके जल का निर्माण कर लेता है। तो कुपर में जो बसा भरा हुआ है उसका ऊंट ऑक्सीकरण करते हैं जब उन्हें पानी की आवश्यकता पड़ती है और पानी बाहर उपलब्ध नहीं हो पाता है। किस ऊतक की कोशिकाएं बसा की बूंदे भरी रहती है? बसा संयोजी ऊतक, एडिपोज। कौन ऊतक कौन है? ब्लड, ठीक है, ब्लड इन ऊतक है। बाकी आमाशय अंग है, यकृत भी अंग है, वृक्क भी अंग है। और वैसे ऊतक कौन कौन है आप तो पढ़ चुके हैं ना, ब्लड के बारे में तो आप पढ़े थे। निम्नलिखित में कौन ऊतक है बताइए? लासिका। निम्नलिखित में कौन संयोजी ऊतक है? सभी 8 प्रकार के संयोजी ऊतक 8 प्रकार के पढ़ाए तब सभी है जी। निम्नलिखित में कौन एक शरीर को गर्म रखने? इससे पहले भी शरीर गर्म हुआ था जी, ये दोबारा आ गया है। व्हाइट फाइबर तथा पीला तंतु पाए जाते हैं बताइए? एरियोलर में, यही ना पाए जाते हैं। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के मैट्रिक्स में 2 प्रकार के फाइबर पाए जाते हैं। कोंड्रिन नामक प्रोटीन किसमें पाए जाते हैं? उपास्थि में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? टेंडन का निर्माण कहाँ होता है? टेंडन का निर्माण श्वेत तंतु में ऊतक से, टेंडन का निर्माण श्वेत तंतु में ऊतक से होता है। लिगामेंट का निर्माण पीला तंतु में ऊतक से, लिगामेंट का निर्माण पीला तंतु में ऊतक से होता है। टेंडन और लिगामेंट किस प्रकार के ऊतक है? संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक ना, 8 प्रकार के संयोजी ऊतक बताए थे आपको। आइए, टेंडन मांसपेशी को अस्थि से अथवा दूसरी मांसपेशी से जोड़ता है, सही है क्या? बिल्कुल सही है, टेंडन मांसपेशी को अस्थि अथवा दूसरी मांसपेशी। लिगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ने का कार्य करते हैं, सही है, सही है, दोनों कथन सही है। नेक्स्ट, सेबेसियस ग्रंथियां कहां पाया जाता है? सेबेसियस ग्रंथियां स्तन, सेबेसियस मतलब सीवम ग्रंथि, इसको अन्य किस नाम से जानता है? सीवम ग्रंथि। तो सीवम ग्रंथि के बारे में बताते हैं, स्तनियों के त्वचा के डर्मिस में पाए जाते हैं। एपिडर्मिस में श्वेत, त्वचा के ऊपरी परत को एपिडर्मिस, भीतरी परत को डर्मिस कहते हैं। तो एपिडर्मिस ऊपरी परत में श्वेत ग्रंथि और निचली परत में सेबेसियस या सीवम ग्रंथि। लेट्राइमल ग्रंथि से क्या स्रावित होता है? आंसू स्रावित होता है। किस ऊतक से तलवे, खुर और सिंग बने होते हैं? किरेटिन, 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 किरेटिन। किरेटिन एक खास प्रकार का प्रोटीन है, ठीक है ना, मतलब ऊतक तो ये है, प्रोटीन इसमें किरेटिन नामक पाया जाता है। क्लियर? यहाँ पर किरेटिन होगा, काइटिन कार्बोहाइड्रेट है, किरेटिन प्रोटीन युक्त ऊतक है। ये बात अब काइटिन नहीं होगा। काइटिन के संबंध में पूछे, कीट एवं मकड़ियों के बाह्य कंकाल किसके बने होते हैं? कीट और मकड़ी, जिसको ऑर्थोपोडा समुदाय कहते हैं। ऑर्थोपोडा समुदाय के जो बाह्य कंकाल होते हैं, एक्सोस्केलेटन होते हैं, वो काइटिन के बने होते हैं। तलवे, खुर और सिंग की बात होगा, किरेटिन। ओस्टियोब्लास्ट नामक कोशिका किसमें पाया जाता है? अस्थि में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? अस्थि में। कोंड्रियोब्लास्ट नामक कोशिका उपास्थि में, कोंड्रियोब्लास्ट नामक उपास्थि में। मास्ट कोशिका पाई जाती है, मास्ट कोशिका है। मास्ट कोशिका संयोजी ऊतक के एरियोलर में था ना, संयोजी ऊतक के एरियोलर के मैट्रिक्स में मास्ट कोशिकाएं प्रेजेंट था। एरियोलर ऊतक में पाई जाने वाली निम्नलिखित कोशिकाओं में कौन रुधिर वाहिनियों को फैलाने के लिए प्रोटीन, हिस्टामिन, हिस्टामिन कौन से? हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हिपेरिन सब यही से निकला था मास्ट कोशिका से। नेक्स्ट, निम्नलिखित कौन पिल्हा, यकृत, अस्थि मज्जा पाए जाते हैं? देखिए ये भी हम थ्योरी में कवरेज इसका नहीं दे पाए थे, तो आप याद रखिएगा, पिल्हा, यकृत तथा अस्थि मज्जा में कौन संयोजी ऊतक होता है? ये इंपोर्टेंट नहीं था तो इसको हम क्लियर बताए नहीं थे। रेटिकुलम, इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेटिकुलम कनेक्टिव टिश्यू, रेटिकुलम कनेक्टिव टिश्यू। मनुष्य के त्वचा के सबसे मोटी परत तलवे पर, पतली आंखों के पले पर। हमको लगा एक ही क्वेश्चन आ गया, ये पतली है, इससे पहले मोटी था, पतली हुआ। क्लियर? वृद्धावस्था में त्वचा में झुर्रियां क्यों पड़ जाती है? तो आपको बताए थे कि बसा ऊतक की कमी के कारण। और ध्यान देखिएगा कि लूसेंट में भी ये क्वेश्चन, वहां इसका आंसर दे दिया है कि उपचर्मी स्तर में लचीलापन होने के कारण, कम होने का। ये नहीं होगा, चर्म में बसा ऊतक के कमी के कारण। नाभिर जी, अम्बिलिकल कोड क्या है? तो अम्बिलिकल कोड जो है भ्रूणीय संयोजी ऊतक है। क्या है? भ्रूणीय संयोजी ऊतक है। अब देखिए अम्बिलिकल कोड क्या है दोस्तों, कि जब
जब शिशु अपने माँ के गर्भ में पल रहे होते हैं तो शिशु के चारों तरफ एक अंग होता है जिसको कहते हैं प्लेसेंटा। क्या कहते हैं? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा एक मजबूत नली आकार की संरचना के द्वारा वो माँ के शरीर से क्या होता है, जुड़ा रहता है। इसी को हम क्या कहते हैं? नाभि रज्जु। बाद में शिशु जब विकसित होता है तो ये नली डायरेक्ट उसके नाभि से जुड़ी होती है, ठीक है ना। तो नाभि रज्जु एक ऐसा अंग है जो शिशु और उसके माँ के बीच गर्भ में संबंध स्थापित कराता है। और जब वही शिशु जन्म ले लेते हैं तो तब उसको पोषण मुंह से ग्रहण करेगा, तब उसको डॉक्टर काट कर क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो ये जो नाभि रज्जु है एक संयोजी उत्तक है और यह भ्रूणीय संयोजी उत्तक है, क्योंकि भ्रूण में इसका निर्माण होता है, जिसका काम होता है शिशु और गर्भाशय के बीच क्या होना, संबंध स्थापित करना, ताकि शिशु को पोषण मिल सके और शिशु उत्सर्जन कर सके। क्लियर हो गया? हेमर्शियन तंत्र के बारे में बताते हैं। हेमर्शियन तंत्र जो है स्तनियों के अस्थि में पाए जाते, केवल मेमेलिया की अस्थि में पाए जाते, केवल मेमेलिया की अस्थि में पाए जाते हैं। हिस्टामिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो भाग लेते हैं एलर्जी प्रतिक्रियाओं में। यह इसका आंसर भी होगा, याद रखिएगा। हिस्टामिन के और कार्य हम पढ़े थे, रुधिर वाहिनियों को क्या करना, फैलाना, वो कार्य यहाँ पर तो है नहीं। तो हिस्टामिन का और काम है एलर्जी प्रतिक्रियाओं से बचाना। जब एलर्जी आती है हमारे शरीर में, हिस्टामिन निकलकर उसके प्रति हमारे शरीर में प्रतिरोधकता विकसित करते हैं। कोलेजन फाइबर हमारे शरीर में 1/3 है। कुल प्रोटीन जो मानव के शरीर में है उसका 1/3 कौन प्रोटीन है? कोलेजन प्रोटीन, जिससे व्हाइट फाइबर का निर्माण होता है। किससे? संयोजी उत्तक का अधिकांश प्रोटीन कैसा है? कोलेजन है। अधिकांश प्रोटीन किसका है? कोलेजन का है। नेक्स्ट, बाह्य कर्ण में पाए जाने वाले अंतःकंकाल क्या है? बाह्य कर्ण में तो उपास थी। बाह्य कर्ण यानी बाहरी, इसको पिन्ना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य कर्ण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पिन्ना। शारीरिक अंगों को गति के लिए जिम्मेदार पेशी उत्तक। सार्कोप्लाज्म नामक तरल किसमें पाए जाते हैं दोस्तों? सार्कोप्लाज्म नामक किसमें पाया जाता है? पेशी उत्तक में। पेशी उत्तक के कोशिका का जीव द्रव विशेष प्रकार के होते हैं, जिसको क्या कहा जाता है? सार्कोप्लाज्म कहा जाता है। आरेखित तथा रेखीय उत्तक मूल रूप से किस प्रकार के उत्तक है? पेशी उत्तक। पेशी उत्तक है, मस्कुलर टिश्यू। नेत्र के आइरिस में दोस्तों कैसा? हाँ, वो अंग जो हमारे इच्छा का दिन को हम नहीं करते हैं, सब में आरेखित पेशी उत्तक पाए जाते हैं। इंटरकैलेटेड डिस्क पाया जाता है हृदय के पेशी में। हृदय के पेशी में डिस्क या इंटरकैलेटेड डिस्क पाया जाता है दोस्तों। तो ये याद रखने वाला तथ्य याद रखिएगा, इंटरकैलेटेड डिस्क पाया जाता है हृदय पेशी में। क्या हुआ? एक मिनट, नेट चला गया है, तुरंत आ रहा है। पानी देखा, 2 मिनट वेट कीजिए। 2 मिनट नहीं, तुरंत नेट। हो गया? ओके ओके। क्या 24? ओके, कुछ समय के लिए नेट छोड़ दिया था, तो आते हैं एक बार 23। सार्कोप्लाज्म पेशी उत्तक बताए थे कि पेशी उत्तक के कोशिका में विशेष प्रकार के जीव द्रव होते हैं, जिससे पेशी उत्तक की कोशिका फैल सकते और सिकुड़ सकते। तो सार्कोप्लाज्म पेशी उत्तक के कोशिका के विशेष जीव द्रव है। आरेखित तथा रेखित उत्तक मूल रूप से पेशी उत्तक है। नेत्र के आइरिस अनैच्छिक अंग है, और जो अनैच्छिक अंग होते हैं जो हमारी इच्छा का दिन काम नहीं करते, उसे क्या कहते हैं? आरेखित पेशी कहते हैं। इंटरकैलेटेड डिस्क हृदय पेशी में या अंग्रेजी में कार्डियक मसल्स में पाए जाते हैं। कार्डियक मसल्स में। तो याद रखने वाला तथ्य है, इसको याद रखिएगा, इंटरकैलेटेड डिस्क जो है वह केवल कार्डियक मसल्स या हृदय पेशी में पाए जाते हैं। कौन सी पेशी? ऐच्छिक पेशी है। तो रेखित पेशी ऐच्छिक पेशी है। आहार नाल के एक भाग से दूसरे भाग में भोजन का प्रवाह अनैच्छिक रूप से होता है, और अनैच्छिक रूप से हो रहा था तब आरेखित पेशी। आहार नाल जो है लगातार प्रसार संकुचन करते रहता है, जिसको क्रमाकुंचन गति कहते हैं। हमारे आहार नाल में एक क्रमाकुंचन गति होती रहती है, जिससे भोजन आगे बढ़ते रहते हैं, और वो क्रमाकुंचन गति अनैच्छिक होती है, इसलिए वहां पर आरेखित पेशी। मायोफाइब्रिल नामक संरचना पेशी उत्तक में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पेशी उत्तक में। मायोफाइब्रिल नामक संरचना पेशी उत्तक में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में किस पेशी में थकान उत्पन्न नहीं होता है? कार्डियक यानी कि हृदय पेशी में। कार्डियक यानी कि हृदय पेशी में। शरीर के कुल भार का लगभग 50% भार किसका होता है?
रेखित का होता है। किसका होता है? रेखित का। संवेदनों का चालन एक भाग से दूसरे भाग किससे? तंत्रिका उत्तक से। तंत्रिका, तंत्रिका उत्तक के इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन। न्यूरॉन कोशिका है दोस्तों। न्यूरॉन क्या है? कोशिका है। मनुष्य के शरीर के सबसे लंबी कोशिका कौन? तंत्रिका कोशिका। सबसे लंबी कोशिका। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तंत्रिका कोशिका में, क्योंकि तंत्रिका कोशिका में सेंट्रोसोम का अभाव होता है जो कोशिका विभाजन में सहायता करता है। न्यूरॉन के डेंड्रन से निकलने वाली पतली पतली शाखाएं क्या कहलाती है? अब देखिए प्रश्न यहाँ पर न्यूरॉन के संरचना से है, और न्यूरॉन के संरचना तो पता ही नहीं, तो फिलहाल यहाँ हम आंसर दे रहे हैं। आगे जब नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे ना, नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम में हम न्यूरॉन के संरचना को बिल्कुल विस्तार पूर्वक पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम बता देते, अभी समय का अभाव हो गया है हमारे पास, तो यहाँ पर आंसर देकर हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन आप ये नहीं समझेगा कि ये तथ्य बता नहीं गया। आगे एक पूरा का पूरा चैप्टर है नर्वस सिस्टम का, और नर्वस सिस्टम न्यूरॉन कोशिकाओं से बने होते हैं, वो हम इसको विस्तार पूर्वक बनाएंगे। न्यूरॉन के डेंड्रॉन से निकलने वाली पतली पतली शाखाओं को क्या कहते हैं? डेंड्राइटस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेनवियर का नोड भी पाया जाता है किसमें? तंत्रिका उत्तक के न्यूरॉन कोशिका में। तंत्रिका उत्तक के न्यूरॉन कोशिका में दो न्यूरॉन के जोड़ को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। दो न्यूरॉन कोशिका जहां जुड़ती है उसे क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। न्यूरॉन के कोशिका में संवेदना का संचार एक न्यूरॉन के एक्सॉन से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रॉन तक होता है। एक न्यूरॉन के एक्सॉन से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रॉन तक होता है। बायोप्सी एक जांच है, खासकर इस जांच से कैंसर का पता लगाया जाता है। जब डॉक्टर को शक होता है कि कोई भाग शरीर का कैंसर से ग्रसित है, तो उस भाग का मांस काटकर या ऊतक काटकर निकालकर लैब में उसका बायोप्सी जांच की जाती है, ताकि पता चल सके कि यह भाग कैंसर से ग्रसित है या नहीं। तो बायोप्सी परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से अलग करने की विधि है। खासकर यह परीक्षण कैंसर जांच के लिए किया जाता है। क्लियर है?